फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनसत्ता की एक एडिटोरियल्स की, जो कि है निजीकरण नहीं है हर मर्ज की दवा। दोस्तों, यह बैंक और बैंक वालों की नज़र से इस एडिटोरियल को लिखा गया है, किंतु हाँ, कुछ मूलभूत सवाल ज़रूर हैं जो कि पूछे गए हैं और कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे या जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स। दोस्तों, इस एडिटोरियल में कुछ बड़े ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं और कुछ बड़े ही अच्छे फैक्ट बताए गए हैं। सरकारी बैंक और निजी बैंकों को लेकर एक बड़ा ही अच्छा गहन अध्ययन किया गया है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, एक सवाल है, निजी बैंक कुशल है, अगर इतने ही अच्छे हैं तो क्यों डूब गए, या फिर क्यों सरकारी बैंकों में उनका विलय कर दिया गया। दोस्तों, अभी यस बैंक के आप सिचुएशन जानते हैं कि किस प्रकार उसमें फ्रॉड हुआ था और किस प्रकार उनके कस्टमर्स को दिक्कत सहना पड़ा है। 50,000 रुपये की लिमिट कर दी गई थी और आखिरकार SBI द्वारा फंड रेज किया गया और फिर उसे उबारा गया। फ्रेंड्स, उसी प्रकार का जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सरकारी बैंकों से उन्हें पैसा मिल सके। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं विजय माल्या या फिर नीरव मोदी को कि उन्होंने सरकारी बैंकों के ही फंड का यूज किया। उसी प्रकार फ्रेंड्स, जो भी सरकारी स्कीम्स होती हैं वह ज़्यादातर या वह पूरी तरीके से सरकारी बैंकों पर ही डाली जाती हैं। निजी बैंक उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर उसमें अपना सहयोग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो शीर्षक है निजीकरण नहीं है हर मर्ज की दवा, वही इसके अंतर्गत बताया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात चल रही है। कुछ बैंकों के नाम आए भी हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध और यूको बैंक के निजीकरण की बात चली है। उसी प्रकार कुछ जो बीमा कंपनीज़ हैं, जैसे कि ओरिएंटल इंश्योरेंस या फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इस प्रकार के कुछ बीमा कंपनीज, उन्हें भी मर्जर की बात चल रही है। निजीकरण के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और एक गैर जीवन बीमा निगम रह जाएगी और उसके अलावा बाकी कंपनीज को निजीकरण करने की बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, बैंकों को आखिर मतलब ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि बैंकों पर इस प्रकार निजीकरण करने की बात चल रही है। इसमें एक बड़ी वजह है NPA, बैंकों का दिया हुआ पैसा वापस ना आना, और दूसरा है उनका नुकसान। कहा जा रहा है कि सरकारी बैंकों की भागीदारी तेज़ी से घट रही है और इसी तरह चलता रहा तो सरकारी बैंक जल्द ही BSNL और इंडियन एयरलाइंस के रास्ते जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो ऐसे में उनका कहना है कि सरकारी बैंकों का बाज़ार अभी भी बना हुआ है। जहाँ तक असेट के मामले में देखें तो भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी हिस्सेदारी अभी भी 22.5% है। वहीं अगर विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में देखें तो भारत से केवल भारतीय स्टेट बैंक ही शामिल है। एवं एकीकरण के बाद दूसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक और तीसरे स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। यानी कहीं भी निजी बैंक अभी उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ की सरकारी बैंक स्थापित हैं। वहीं अगर सरकारी बैंकों की तुलना निजी बैंकों से हम करें तो निजी बैंक सरकारी बैंकों का काम या सरकारी काम का बोझ नहीं लेते हैं। वे सरकारी कामों को करने के एवज में सरकारी बैंकों को कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाती है। सबसे जोखिम भरा तो कर्ज देने के लिए सरकार द्वारा असंभव लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और बार बार कर्ज माफ़ी के रास्ते पर चलना होता है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि KCC माफ़ी की घोषणा की गई थी और उसके कारण जो अन्य लोन होते हैं उन लोनों पर भी कस्टमर या फिर बोरोवर जो है वह उनके दिमाग में यह आ जाता है कि सरकार द्वारा हर कर्ज माफ़ कर दिया गया है। जो चुकता कर सकते हैं ब्याज या लोन, वह भी चुकता करने में काबिज नहीं होते हैं या फिर वह करना नहीं चाहते हैं। फ्रेंड्स, उसी प्रकार सरकार विभिन्न क्षेत्रों को सरकारी बैंकों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर कर्ज देने का लक्ष्य निर्धारित करती है, जिससे कि अगर स्टाफ कम है, स्टाफ शॉर्टेज है, ऐसे में वो उसका इंस्पेक्शन अगर सही तरह से नहीं हो पाए या फिर वो सही तरीके से कस्टमर को जान नहीं पाए तो ऐसे में लोन के ख़राब होने का डर ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में जो आपका लोन दिया जाता है वह NPA में तब्दील हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें यह फैक्ट बताया गया है कि वर्ष 1947 से 1969 तक भारत में कुल 736 निजी बैंक थे। उनमें से या तो असफल हो गए और या फिर उन बैंकों को दूसरे बैंकों में विलय कर दिया गया, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई लूट गई। तो फ्रेंड्स, इस एडिटोरियल में यह बताया गया कि निजी बैंकों की
नकारात्मक भूमिका को दृष्टिगत करते हुए ही वर्ष 1969 में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीयकरण से निजीकरण की ओर भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निजीकरण से राष्ट्रीयकरण की ओर भी भागा गया था गवर्नमेंट द्वारा। वह इसलिए भागा गया था ताकि निजी बैंक जो हैं वह जनता की कमाई या नागरिक का गाढ़ी कमाई को लूट न ले या फ्रॉड ना हो जाए, तो इसलिए राष्ट्रीयकृत किया गया। वर्ष 1969 में वर्ष 2018 के बीच 36 निजी बैंक डूब गए या उनका सरकारी बैंकों के साथ विलय कर दिया गया, जिनमें से सबसे प्रमुख था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय, क्योंकि इस विलय के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ा था। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक निजी बैंक थी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स फ्रेंड्स 1980 में इसे नेशनलाइज किया गया था और यह सरकारी बैंक थी। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इससे क्या कंडीशन है। हाल में IDBI बैंक का निजीकरण किया गया है और इससे भी देख सकते हैं कि इससे IDBI के प्रदर्शन में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया है। यहाँ फ्रेंड्स ये बताया गया है कि इसलिए निजी बैंक कुशल हैं तो क्यों डूब गए या फिर क्यों सरकारी बैंक में उनका विलय कर दिया गया। यही सवाल पूछा गया है कि अधिकांश उद्योगपति क्यों सरकारी बैंकों से कर्ज लेना पसंद करते हैं, क्यों निजी बैंक परियोजनाओं को कर्ज देने से गुरेज करते हैं और सरकारी बैंकों पर दबाव डाला जाता है कि आप ऐसे लोन करिए। इस वक्त देश के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, बैंकों के NPA में बढ़ोतरी की संभावना और सरकार को अपने शेयरों की सही कीमत न मिलने की उम्मीद के कारण चालू वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों के निजीकरण की संभावना काफ़ी कम है। अभी 4 सरकारी बैंक हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यह PCA के अंतर्गत हैं। फ्रेंड्स, PCA के अंतर्गत होने के अंतर्गत उन बैंकों को यह बाउंडेशन है कि वह जो है लोन नहीं बांट सकते हैं या लोन उस रूप में नहीं बांट सकते हैं जिस रूप में वह कॉर्पोरेट बॉडी को लोन बांट सकते थे। यानी जो सरकारी स्कीम है उनमें वो लोन बांट सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट बॉडी में वो लोन नहीं बांट सकते थे, यानी कि वो PCA के अंतर्गत हैं। तो इसमें फ्रेंड्स बताया गया है कि कर्ज बांटने में अनेक प्रकार की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। इसलिए मौजूदा हालात कोई भी इन बैंकों में निवेश करने से घबराएगा या रुकेगा। भले सरकार कुछ सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के निजीकरण की बात कर रही है, लेकिन क्या निजीकरण से मौजूदा समस्याओं का समाधान संभव है? सरकार को निजीकरण से कुछ पैसे जरूर मिल सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में क्या सरकार को अपने शेयरों की सही कीमत मिल पाएगी? सवाल यह भी है कि 6 बैंकों के निजीकरण के बाद बचे हुए सरकारी बैंक क्या सरकारी लक्ष्यों को हासिल कर पाने में समर्थ होंगे? निजीकरण करने के पीछे सरकार का प्रमुख तर्क यह है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बैंकों का परिचालन संभव नहीं है। लेकिन अगर सरकारी बैंकों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया जाए और उन पर सरकारी लक्ष्यों को हासिल करने का दबाव नहीं डाला जाए तो वे खुद ही बिना किसी मदद के आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। तो यही कुछ मूलभूत सवाल है दोस्तों इस एडिटोरियल में। एडिटोरियल जनसत्ता का अखबार का है, जो कि 4 अगस्त 2020 का है। फ्रेंड्स, इसमें जो इसके एडिटर हैं सतीश सिंह, उन्होंने इन सवालों के जवाब हम पर छोड़े हैं कि हाँ, ये जो कुछ मूलभूत सवाल हैं इनके क्या जवाब होंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप अगर ये ट्यूटोरियल पढ़ें तो आप इसे जान पाएंगे। अगर हमने कुछ गलती की हो तो आप उसे भी पॉइंट आउट करेंगे और इसके कुछ निष्कर्ष हमें ज़रूर बताएंगे कि हाँ, क्या सही है या क्या गलत है, निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।